Welcome back, guys. It is To The Point Study channel, and today we will discuss the chapter number 4, Understanding Laws of Civics. Okay, so let's start without any delay. First of all, the rule of law principle. इट इज स्टेट दैट नो वन अबोव द लॉ. ये रूल क्या बोलता है आपका? ये रूल बताता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. ठीक है, इट स्टेट्स दैट नो वन इज अबोव द लॉ. कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता. इट अलाउ अस, ये हमें अलाउ करता है टू लिव, रहने के लिए, विद रेस्पेक्ट, डिग्निटी, विदाउट फियर, एंड मेक ऑल सिटीजन्स इक्वल. इसकी वजह से ही हम, इस रूल की वजह से हम इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ, बिना किसी डर के रह सकते हैं. ओके, ये रूल हमारा हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. मेक ऑल सिटीजन्स इक्वल, इसके साथ साथ हर सिटीजन को इक्वल, लॉ की नज़र में इक्वल बनाता है, या फिर हर सिटीजन के लिए लॉ क्या होता है? इक्वल होता है. दिस प्रिंसिपल इज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट विलफुल एंड आर्बिट्री गवर्नेंस. ओके, ये प्रिंसिपल आपको प्रोटेक्शन देगा किसके अगेंस्ट? विलफुल और आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, अपने मन से करने वाली गवर्नमेंट के खिलाफ आपको एक प्रोटेक्शन देगा. अगर गवर्नमेंट कुछ भी अपने मन से करती है, यानी कि मनमाने ढंग से जो उनकी मर्जी हो वो चल रहा है, तो आप इस रूल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, यानी इस रूल की वजह से आप अपोज कर सकते हो against the willful and arbitrary governance. The most significant implication of the rule of law is the stipulation that governmental authority is exercised legitimately, not arbitrarily. तो इसका जो implication है, मतलब क्यों ये लॉ लाया गया? इसलिए लाया गया ताकि गवर्नमेंट जो भी अपना जो गवर्नेंस, अपनी जो गवर्नेंस करे, वो कैसे करे? लेजिटिमेटली करे, यानी कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से, संवैधानिक रूप से करे, ना कि आर्बिट्ररी, यानी कि तानाशाही या फिर मनमाने ढंग से करे. ओके, तो उससे बचाने के लिए इस रूल को लाया गया. ओके, द रूल ऑफ लॉ को आपका लाया गया. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है, सिंपल सा यही है कि ये रूल कहता है कि सब लॉ के सामने सेम है, और किसी मतलब नो वन, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ही हो, कोई भी कानून को तोड़ नहीं सकता, वो ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं है. ठीक है, सो लेट्स मूव. लॉज देयर इवोल्यूशन इन इंडिया. अब जो कानून हमारे इंडिया में कैसे बने, किस तरीके से कानून हमारे यहाँ पे पहले थे और अब कैसे हैं. तो देखिए, लोकल कम्युनिटीज नीड्स, रिलीजियस बिलीफ्स एंड कस्टम्स वर द बेसिस ऑफ फ्रेमिंग लॉज इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी में. पुराने टाइम में, यानी कि एंशियंट इंडिया में, उस वक्त जो लॉज होते थे वो कैसे होते थे? जो कम्युनिटी रहती थी, उनकी नीड्स, उनके बिलीफ्स, उनके विश्वास, उनके रिलीजन, उनका धर्म और कस्टम रिवाज, उनके बेसिस पे ही ये कुछ कानून बनाते थे, जिसे हम लॉ कहते थे उस वक्त. ओके, द ब्रिटिश इनेक्टेड रिप्रेसिव लॉज. ब्रिटिश जब हमारे यहाँ पर, हम जब ब्रिटिश के गुलाम थे, तब ब्रिटिश ने कुछ लॉज इनेक्ट किए थे. क्या किए थे? इनेक्ट यानी लागू किए थे. रिप्रेसिव, रिप्रेसिव यानी दमन करने वाले, दमन यानी दबाने वाले, हमें दबाने वाले कुछ लॉज लेके आई थी ब्रिटेन. कौन कौन से थे वो? द सेडिशन एक्ट 1870, याद रखिएगा, और द रोलेट एक्ट 1919. ये दोनों लोग कैसे थे? एक तरह से रिप्रेसिव एक्ट थे. कैसे थे? रिप्रेसिव. हमें इसमें दबाया गया था. क्या करा गया था इन एक्ट्स के अंदर? दिस एक्ट्स इनेबल देम टू अरेस्ट एनी पर्सन, यानी कि इस एक्ट में पावर दे दी गई थी कि ब्रिटिश को, कि आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो, चाहे उसने कुछ किया हो या नहीं किया हो. बस अगर आपको शक हो तो उसे पकड़ के कहाँ डाल दो? जेल में डाल दो. ठीक है, जब तक आपको शक उस पर ख़त्म नहीं हो, बिना किसी कोई भी ट्रायल के उसको कहाँ डाल दो? जेल में डाल दो. ठीक है, तो ये एक्ट हमें क्या करता था? रिप्रेस कर रहा था. ठीक है, बिना वजह से ही बहुत लोगों को जेल में डाला जा रहा था, केवल ऑन द शक के बेसिस पे, डाउट होते ही सीधे डाल देते थे. तो द सेडिशन एक्ट और रोलेट एक्ट. ओके, दोनों एक्ट आपको याद रखने हैं. वाई लॉज नीड टू बी चेंज्ड. अब समय के साथ लॉज को बदलना क्यों पड़ता है? तो देखिए, लॉज नीड टू बी चेंज विद द टाइम. क्यों? ड्यू टू चेंज इन द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है, उसका एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है. इस वक्त, इस वजह से हमें लॉज को भी चेंज करते रहना पड़ता है. ओके, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, हमें लॉज भी बदलने पड़ते हैं. ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005. ओके, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था आपका, कब आया था? 2005 में. दिस एक्ट कोड ऑफिशियल असेंट, इसको ऑफिशियली सहमति प्रेसिडेंट से मिल गई थी. कब मिली थी? 15 जून 2005 को. दिस एक्ट प्रपोज द सेटिंग अप. अब इसमें क्या क्या कहा गया था? इस एक्ट को क्यों लाया गया था? इस एक्ट में कहा गया था कि हमें क्या सेटअप करना चाहिए? एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बिठानी चाहिए, और साथ साथ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी बिठानी चाहिए स्टेट्स के अंदर. ओके, ताकि वो आरटीआई के कोई भी मैटर हो उनसे डील कर सके. आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन. आपका राइट है कोई भी इन्फॉर्मेशन
लेने का, लेकिन वो सिक्योरिटी से मतलब सिक्योरिटी को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमारी नेशन की सिक्योरिटी को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट से आप निकलवा सकते हो, ठीक है, वो आपका राइट है, आप मांग सकते हो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये आपका एक्ट था, ठीक है। इस एक्ट में क्या कहा गया कि एक तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल कमीशन स्टेट लेवल पे हमें बिठा देना चाहिए ताकि आरटीआई की मैटर सोल्व हो सके। एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग पीपुल कैन गेट इन्फॉर्मेशन, पीपुल को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, लेकिन बट इफ़ इन्फॉर्मेशन गोज, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के खिलाफ है, यानी स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ है वो, ठीक है, उससे स्टेट की सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। ओके, ठीक है, अगर वो सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर वो हमारे स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रही है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इट इज स्टेटेड दैट इन्फॉर्मेशन, इसमें कहा गया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो 30 दिन के अंदर लोगों को प्रोवाइड करा देनी है। जब जैसे उन्होंने फाइल की कि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 30 दिन के अंदर उन्हें प्रोवाइड करा दी जाए। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन उसकी लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि उसकी लिबर्टी या उसकी फ्रीडम से रिलेटेड है, जैसे लाइफ लिबर्टी से रिलेटेड है, तो 48 आवर्स के अंदर अंदर यानी 48 घंटों के अंदर अंदर ही उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसका आंसर उन्हें भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है या फिर लिबर्टी यानी कि उसके जीने मरने की बात है, एक तरह से ये कह दे, ठीक है, उसके फ्रीडम की बात है, तो उस केस में 48 आवर्स के अंदर अंदर उसे उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ये कहा गया है कि 30 दिन के अंदर, या तो जैसे फाइल करी उसने एप्लीकेशन उसके 30 दिन के अंदर, और अगर उसकी लाइफ से रिलेटेड है या उसकी लिबर्टी से रिलेटेड है तो 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको मिल जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अब वुमेन्स को डोमेस्टिक घरों में जो वायलेंस होता है उससे बचाने के लिए एक एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 2006 के अंदर, ओके, 2006 में। दिस लॉ वाज फ्रेम टू डिस्करेज, इससे ये क्यों लाया गया? ताकि मेंस को डिस्करेज किया जा सके, ताकि वो घरों के अंदर वुमेन्स को अब्यूज़ ना करें, यानी कि वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनसे बचाने के लिए ये एक्ट आपका लाया गया था। जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। दिस एक्ट सॉट टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू वुमेन, इससे क्या होता था, ये कोशिश की गई थी कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिले, ठीक है, महिलाओं को भी समान अधिकार दिए जाए। चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट आया आपका 2006 में। इट इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड, वही चाइल्ड लेबर यानी कि चाइल्ड को काम करने से रोका जा सके, एम्प्लॉयड नहीं दिया, मतलब ऐसी जगहों पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सके या फिर रोका जा सके उनकी एज के अकॉर्डिंग। ऐसी जगहों पे जैसे डेंजरस कोई जगह है वहाँ पे अगर कोई चाइल्ड कर रहा है, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे बच्चे वर्क कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ फिर क्या हो, कार्रवाई हो, ठीक है। तो इसलिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस मैनुअल वर्क, मैनुअल वर्क यानी जो आपके हाथों से किए जाने वाले वर्क होता है ना, जो अपने वो मैनुअल वर्क, ब्रेन वर्क नहीं, या फिर उस टाइप से टेक्निकल वर्क नहीं, ओके, मैनुअल वर्क जैसे लेबर हम करते हैं ना वो। तो मैनुअल वर्क एट ए टेंडर एज, एक बिल्कुल कम एज के अंदर अगर कोई बच्चा वर्क कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस बच्चे के लिए ये राइट लाया गया था, ये एक्ट लाया गया था, चाइल्ड लेबर एक्ट 2006। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आपका होमवर्क यही है कि नोट्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, सेम थिंग, और होमवर्क मुझे सेंड करना है, ओके, पिक मुझे सेंड करनी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ओके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, ओके, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।